गोकुल महल अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। ऊंची दीवारों और सुनहरी सजावट वाले इस महल में बाहरी लोग केवल इसकी सुंदरता को देख पाते थे, लेकिन अंदर छिपा था एक ऐसा सच जो शायद ही कोई जानता। महल के भीतर एक कठोर अनुशासन का राज था, जहां राजा का आदेश ही सर्वोपरि था। चंपा, महल की एक दासी, बचपन से ही यहां काम कर रही थी। उसके माता पिता उसे यहां छोड़ गए थे, ये सोचकर कि महल में काम करते हुए उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन चंपा के लिए यह महल किसी सुनहरे पिंजरे से कम नहीं था। वह बेहद सुंदर, बुद्धिमान और मेहनती थी। उसका सौंदर्य और सरल स्वभाव हर किसी का ध्यान खींचता, लेकिन राजा के लिए वह सिर्फ एक वस्तु थी। राजा, जिसकी आंखें हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती थीं, चंपा की ओर आकर्षित हो गया। उसने कई बार चंपा को अपने निजी कक्ष में बुलाया। हर बार चंपा डर और घबराहट में चुपचाप उसके आदेश का पालन करती। राजा की तीखी नजरें और उसकी कामुक बातें चंपा के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाती थीं। महल के अन्य दासियों का भी यही हाल था। वे राजा की क्रूरता और अपमानजनक व्यवहार को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं, लेकिन चंपा इन सब के बीच अलग थी। वह महसूस करती थी कि यह जीवन केवल सहने के लिए नहीं बना है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते, चंपा खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती, क्या मैं सिर्फ इसलिए बनी हूं कि दूसरों की इच्छाओं का साधन बनूं? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? धीरे धीरे उसके भीतर विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी। हालांकि यह आसान नहीं था। महल के अनुशासन, राजा की ताकत और उसके आदेशों के खिलाफ खड़ा होना किसी के लिए भी कठिन था। लेकिन चंपा ने तय कर लिया था कि वह इस अन्याय को और सहन नहीं करेगी। वह जानती थी कि उसे अपने लिए और उन सभी दासियों के लिए कुछ करना होगा जो इस क्रूरता को चुपचाप झेल रही थी। इस अध्याय का अंत चंपा की आंखों में आंसू और उसके मन में साहस की बढ़ती लौ के साथ होता है। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उसका हृदय अब डर से नहीं बल्कि बदलाव की इच्छा से भर चुका था। महल में हर दिन एक जैसे ही होते थे। दासियों के लिए निराशा और अपमान की गाथाएं, राजा की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका शोषण और रानी की चुप्पी। चंपा अब इस सब को और नहीं सह सकती थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक लहर थी, एक लहर जो उसे बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक रात जब सभी महल के भीतर सो रहे थे, चंपा ने अपनी सोच को और स्पष्ट किया। वह जानती थी कि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने महल की अन्य दासियों से मिलकर अपनी पीड़ा साझा करने का निर्णय लिया। महल के भीतर एक छोटी सी जगह थी जहां काम करने वाली दासियां रात के समय इकट्ठा होती थीं। चंपा ने वहां सबको बुलाया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा संकल्प था। हम सभी यहां एक जैसे हैं, चंपा ने धीरे से कहा। राजा हमें इंसान नहीं बल्कि केवल अपने सुख के लिए एक साधन समझता है। हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह केवल हम तक ही सीमित नहीं है। हम सब इसका सामना कर रहे हैं। दासियां चुप रहीं, कुछ असमंजस में, कुछ डर से। चंपा जानती थी कि डर एक दीवार की तरह सबके बीच खड़ा था, लेकिन वह इस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार थी। हमने हमेशा सहा है, चंपा ने फिर कहा। हमने हमेशा चुप रहकर यह सब बर्दाश्त किया है, लेकिन अब हमें अपनी आवाज उठानी होगी। हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। हम एकजुट होकर इस अन्याय का सामना करेंगे। चंपा के शब्दों ने जैसे एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। कुछ दासियां चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थीं, जबकि कुछ ने उसकी आंखों में जलती हुई उम्मीद को देखा। उन आंखों में एक नई उम्मीद की किरण थी। क्या तुम हमें भरोसा दिलाती हो कि हम कुछ कर सकते हैं? एक दासी ने, जिसका चेहरा पहले हमेशा डर से सन्नाटा था, अब साहस से भरकर पूछा। हां, हम कर सकते हैं, चंपा ने कहा। हमें बस एकजुट होना होगा। अगर हम सभी साथ में खड़े हुए तो राजा को अपनी शक्ति और प्रभुत्व को खोने से कोई नहीं रोक सकता। यह छोटे से संवाद ने महल में एक बीज बो दिया था। वह बीज अब धीरे धीरे अंकुरित होने लगा था, एक विद्रोह की शुरुआत। चंपा ने अपनी योजना में दासियों को शामिल किया और उनके दिलों में बदलाव का आगाज किया। वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसके मन में यह विश्वास था कि अगर वह सही मार्ग पर चले तो कोई भी दीवार उसे और उसकी साथी दासियों को रोक नहीं सकेगी। चंपा ने अब तय किया था कि वह केवल
अपनी स्थिति से नहीं बल्कि पूरी महल की व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार थी। अगले कदम में वह उन सभी दासियों को एकजुट करने का काम करेगी जो उसके विचारों से सहमत थीं और एक साथ मिलकर राजा की दमनकारी सत्ता को चुनौती देंगी। गोकुल महल के पास एक घना जंगल था जो उसकी सुंदरता और रहस्यमयता के लिए प्रसिद्ध था। जंगल की गहराई में एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपना जीवन बिता रहा था। वह साधु केवल एक योगी नहीं था बल्कि अपनी गहरी समझ और आंतरिक शक्ति के लिए भी जाना जाता था। चंपा ने महल के भीतर के शोषण और अन्याय से मुक्ति पाने के लिए उसके बारे में सुना था। अब उसे महसूस हुआ कि वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि अन्य दासियों के लिए भी कुछ करना चाहती थी। चंपा ने तय किया कि वह साधु से मिलने जाएगी ताकि वह उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, चंपा चुपचाप महल से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह जानती थी कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रही है जो उसे उसकी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। जंगल की गहरी सर्दी और अंधेरे में चंपा ने साधु की कुटिया का रास्ता ढूंढ लिया। साधु ने उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ स्वागत किया। क्या तुम परेशान हो बेटी? साधु ने चंपा से पूछा। उसकी आवाज में गहरी समझ और शांति थी। चंपा ने साधु के सामने बैठते हुए अपनी तकलीफ साझा की। उसने राजा के कामुक व्यवहार, अपनी दासी की स्थिति और महल में हो रहे अन्याय के बारे में विस्तार से बताया। साधु ने ध्यान से चंपा की बातें सुनी और फिर शांति से उत्तर दिया, तुमने सही पहचाना है कि तुमसे अन्याय हो रहा है, लेकिन याद रखो बेटी, जब तक तुम अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं करोगी तब तक कोई भी तुम्हें सम्मान नहीं देगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुम्हें पहचानने की आवश्यकता है। साधु की बातें चंपा के दिल में गहरे तक बैठ गई। कैसे? चंपा ने पूछा। कैसे मैं इस अन्याय का सामना कर सकती हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पहले अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। साहस और आत्मविश्वास से भरा एक व्यक्ति किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस अन्याय को समाप्त कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना, एकता और साहस से ही तुम्हारी योजना सफल होगी। चंपा ने साधु की बातों को गहरे दिल से अपनाया। वह महसूस करने लगी कि उसे केवल अपना साहस नहीं जुटाना है बल्कि अपनी योजना को पूरी तरह से सोच समझकर लागू करना है। साधु ने उसे एक मंत्र भी दिया जो उसे हर कठिनाई से पार करने में मदद करेगा। यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शक्ति देगा और तुम्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। साधु ने कहा, अब तुम अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रखना, साहस केवल शब्दों में नहीं बल्कि हर कदम में होना चाहिए। चंपा ने साधु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बाद अपनी योजना को और मजबूती से तय किया। वह जानती थी कि अब उसे केवल अपना ही नहीं बल्कि सभी दासियों का साथ लेकर राजा के अत्याचारों को खत्म करना है। इस मुलाकात ने चंपा के भीतर एक नई ताकत भर दी थी। वह अब जानती थी कि उसके कदम केवल उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी दासियों के लिए थे जो सदियों से चुपचाप शोषण सह रही थी। चंपा के दिल में अब एक दृढ़ निश्चय था। वह और उसकी साथी दासियां अब चुप नहीं बैठने वाली थीं। महल के भीतर जिस तरह से उनकी और उनकी जैसी अन्य दासियों का शोषण हो रहा था, वह अब असहनीय था। साधु से मिले आशीर्वाद और प्रेरणा के बाद चंपा ने विद्रोह की योजना को आकार देना शुरू कर दिया। चंपा ने सबसे पहले महल की अन्य दासियों को एकत्रित किया। उन्होंने अपनी योजना को विस्तार से समझाया और सभी ने इसे बिना किसी संकोच के स्वीकार किया। वे सब जानती थीं कि यह उनका एकमात्र मौका था। अगर उन्होंने एकजुट होकर कदम नहीं उठाए तो वे कभी अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल सकती थीं। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, चंपा ने अपनी योजना को समझाते हुए कहा। यह लड़ाई उन सभी के लिए है जो शोषण का शिकार हो रहे हैं, जो खुद को इंसान नहीं मानते। चंपा और अन्य दासियों ने एक सटीक योजना बनाई जो पूरी तरह से राजा की शक्ति को कमजोर करने का लक्ष्य रखती थी। वे जानते थे कि उन्हें राजा के साथ सीधे टकराव से बचते हुए उसकी सत्ता को हिलाना होगा। पहला कदम था महल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को चुराना। महल में कई राजकीय और संवेदनशील दस्तावेज थे जो राजा की ताकत और उसके राजनीतिक नियंत्रण को बनाए रखते थे। चंपा ने दासियों को
इन दस्तावेजों तक पहुंचने के तरीके समझाए। दस्तावेजों को चुराकर वे राजा की शक्ति की नींव को हिला सकती थी। दूसरी योजना थी राजा के निजी कक्ष में विष मिलाने की। चंपा ने सुना था कि राजा के कक्ष में विशेष जड़ी बूटियां रखी जाती थीं, जो उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ताकत को प्रभावित करती थी। चंपा और अन्य दासियों ने मिलकर उन जड़ी बूटियों का एक मिश्रण तैयार किया था, जिसमें विष के तत्व थे। यदि यह मिश्रण राजा के भोजन या पेय में मिलाया जाता तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो सकती थी। लेकिन यह योजना बहुत ही संवेदनशील थी और इसमें सबसे बड़ा खतरा था राजा के प्रतिरोध का। चंपा जानती थी कि कोई भी गलती उन्हें मौत के घाट उतार सकती थी। अंत में चंपा ने एक महत्वपूर्ण कदम और उठाया, रानी से मिलना। रानी, जो हमेशा महल की भव्यता और अपने आराम में खोई रहती थी, चंपा के लिए एक बड़ा सवाल थी। क्या वह सच में राजा के अत्याचारों के बारे में जानती थी और क्या वह इस विद्रोह में उनके साथ खड़ी होगी? चंपा ने एक मौका देखा। एक दिन जब रानी महल के बगीचे में अकेली टहल रही थी, चंपा ने साहस जुटाकर उसके पास पहुंचने का निर्णय लिया। रानी मां, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चंपा ने विनम्रता से कहा। रानी ने चुपचाप उसे देखा और फिर एक सवाल किया, क्या बात है चंपा? चंपा ने धीरे धीरे राजा के अत्याचारों के बारे में रानी से कहा। वह बताती है कि कैसे राजा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दासियों का शोषण करता है और महल में उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। चंपा की बातें सुनकर रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यह सब जानकर आश्चर्य और गुस्सा दोनों आया। तुम सही कह रही हो चंपा, रानी ने कहा। मैंने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब मैं जानती हूं कि राजा का व्यवहार बहुत गलत है। रानी के शब्दों से चंपा को एक नई उम्मीद मिली। रानी को विश्वास में लेने से उनकी योजना में मजबूती आई। रानी ने चंपा से वादा किया कि वह राजा से इस मुद्दे पर बात करेगी और महल की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी। चंपा अब जानती थी कि उसकी योजना पूरी हो चुकी थी। उसके पास महल के दस्तावेज, विष का मिश्रण और रानी का समर्थन था। वह समझ गई थी कि यह उसका और अन्य दासियों का एकमात्र मौका था और अब कोई वापसी नहीं थी। महल में एक हलचल थी, एक खामोशी जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। राजा, जो हमेशा अपने भव्य कक्ष में सुख सुविधाओं में डूबा रहता था, अब महसूस करने लगा था कि कुछ ठीक नहीं था। चंपा और अन्य दासियों के बीच कुछ बदलाव था, कुछ ऐसा जो उन्हें हमेशा दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब वह इसे महसूस कर रहे थे। राजा को चंपा पर संदेह होने लगा था। वह हमेशा उसे अपनी ओर खींचता था, लेकिन अब चंपा के व्यवहार में कोई असामान्य परिवर्तन महसूस होने लगा था। वह पहले की तरह उसकी इच्छाओं का पालन नहीं करती थी और न ही वह उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती थी। इसके अलावा चंपा के चेहरे पर वह डर भी गायब था जो पहले हमेशा उसके साथ रहता था। क्या हो रहा है? राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों से पूछा, क्या चंपा और अन्य दासियों के बीच कुछ हो रहा है? राजा का यह सवाल सिर्फ एक संदेह था, लेकिन वह धीरे धीरे सत्य के करीब पहुंचने लगा था। चंपा का साहस बढ़ रहा था और वह अब अपनी योजना को अंतिम रूप देने में जुटी थी। उसने महल के दस्तावेज चुराने की योजना को लेकर ध्यान केंद्रित किया था और उसकी बाकी सहयोगी दासियां भी उस दिशा में काम कर रही थीं। राजा ने चंपा को बुलवाया और उसे सख्त शब्दों में चेतावनी दी। तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी नजर है चंपा। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। लेकिन चंपा ने उसे कड़ी निगाहों से देखा और उत्तर दिया, राजा, मैं बस अपना काम कर रही हूं। अगर आपको संदेह है तो यह आपका अधिकार है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। चंपा का साहस और आत्मविश्वास देखकर राजा का चेहरा संकुचित हो गया और उसके मन में यह सवाल पैदा होने लगा कि कहीं चंपा और अन्य दासियां कुछ बड़ा करने की योजना तो नहीं बना रही है। वह जानता था कि महल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह पूरी तरह से इसका पता नहीं लगा पा रहा था। चंपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विद्रोह के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी थी। दस्तावेज चोरी करने की योजना सफल हो चुकी थी और अब समय आ गया था विष मिश्रण को राजा के खाने या पेय में मिलाने का। चंपा और उसकी दासियां पूरी तरह से एकजुट हो चुकी थीं और वे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थीं। महल में हर जगह अफरा तफरी मच गई थी।
राजा और उसकी सेना के बीच गुप्त बातचीत का दौर चल रहा था, लेकिन चंपा और अन्य दासियों की योजना अब बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी। एक दिन जब राजा ने चंपा को महल के आंतरिक कक्ष में बुलाया तो वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि कुछ गड़बड़ है। तुमने बहुत कुछ छुपाया है चंपा, राजा ने अपनी आक्रामक आवाज में कहा। अगर तुम्हारे दिल में कोई साजिश है तो तुम उसे नहीं छुपा सकती। चंपा ने राजा को शांत और सधी हुई आवाज में जवाब दिया, राजा, जो कुछ भी हो रहा है वह केवल आप ही का किया हुआ है। आप खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। राजा को लगा जैसे चंपा का जवाब कुछ और ही इशारा कर रहा था। उसे समझ में आ गया कि चंपा और उसकी दासियां अब किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं। महल में इस बदलाव ने एक नई लहर पैदा कर दी थी। चंपा और अन्य दासियों ने अपनी योजना को अंजाम देने का समय तय कर लिया था। राजा अब धीरे धीरे यह महसूस कर रहा था कि उसके आसपास का साम्राज्य उसके ही कर्मों के कारण बिखरने जा रहा था। राजा और चंपा के बीच अब संघर्ष का समय आ चुका था। क्या राजा अपनी सत्ता को बचा पाएगा या चंपा और उसकी साथी दासियां उसे उसकी जगह दिखा पाएंगी? चंपा और अन्य दासियों की योजना अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। वे अब अपने विद्रोह को अंजाम देने के बिल्कुल नजदीक थीं। राजा की कमजोरी को समझते हुए चंपा ने अपने साथी दासियों के साथ महल के हर कोने में अपनी योजना के अंतिम कदम को अंजाम देने का समय निर्धारित किया। राजा, जो अपने ही साम्राज्य के भीतर हो रहे इस बदलाव को पूरी तरह से समझने से चूक गया था, अब अपनी स्थिति को खोने के कगार पर था। चंपा ने राजा के कक्ष में जड़ी बूटियों से तैयार विष का मिश्रण डालने का काम कर दिया था और दस्तावेजों की चोरी भी सफल हो चुकी थी। महल के दरवाजे और कोने में रखी हर सामग्री अब राजा के खिलाफ खड़ी हो रही थी। राजा की शक्ति अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। चंपा ने सभी दासियों को अपनी आखिरी योजना के बारे में बताया, राजा को पूरी तरह से बेनकाब करना। वे राजा के उन कृत्यों और अत्याचारों के बारे में लोगों को बताने का फैसला करती हैं जिन्हें वह वर्षों से छुपाता आया था। महल की दीवारों के भीतर चंपा और उसकी सहयोगी दासियों ने एक बड़ा कदम उठाया। वे राजा के सभी शोषण के दस्तावेज और सबूत लेकर महल से बाहर निकली। फिर वे इन दस्तावेजों को गांव और राज्य के प्रमुख स्थानों पर फैला देती हैं, जिससे राजा की असलियत लोगों के सामने आ जाती है। यह खुलासा पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। प्रजा, जो हमेशा राजा की शक्ति से डरी हुई थी, अब उस राजा के खिलाफ हो गई थी जिसने उन्हें वर्षों से अपने कृत्यों से अपमानित किया था। लोग अब समझने लगे थे कि उनके राजा का असली चेहरा क्या था। एक कामुक और निर्दयी शासक जिसने अपने दरबारियों और दासियों का शोषण किया था। राजा की छवि अब पूरी तरह से धूमिल हो चुकी थी। उसकी जनता ने उसकी सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया था। महल में हंगामा मच गया था और राजा अब अकेला पड़ चुका था। उसकी सेना, जो पहले तक उसकी शक्ति का प्रतीक थी, अब टूटने लगी थी। कुछ सैनिकों ने तो राजा के खिलाफ खड़ा होने का मन बना लिया था और कुछ ने तो उसे छोड़ भी दिया था। चंपा और उसकी दासियां महल से भागने में सफल हो गईं। वे जंगलों में छिप गईं और वहां से एक नए जीवन की शुरुआत करने की योजना बनाई। चंपा अब अपने साथियों के साथ स्वतंत्रता का स्वाद चखने के लिए तैयार थी। वे जानती थीं कि उनकी यह जीत केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो कभी शोषित हुए थे। राजा की स्थिति अब और भी कमजोर हो गई थी। प्रजा ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसके राजमहल के दरवाजे अब उसके लिए बंद हो गए थे। राजा को अपने ही कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा। चंपा और अन्य दासियां एक नए राज्य में जाकर अपना स्वतंत्र जीवन शुरू करती हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थीं और उनका विद्रोह एक प्रतीक बन गया था, यह संदेश देने के लिए कि साहस और एकता से बड़ा अन्याय समाप्त किया जा सकता है। कहानी अब अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। चंपा और उसकी दासियां न केवल अपनी आजादी पा चुकी थीं, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि हर शोषित व्यक्ति में संघर्ष और बदलाव की शक्ति होती है। चंपा और अन्य दासियां अब अपने साहसिक विद्रोह के बाद स्वतंत्रता का अनुभव कर रही थीं। उन्होंने महल छोड़ दिया था और अब वे अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही थीं। उनके लिए यह केवल एक भौतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि यह आत्मसम्मान और बराबरी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। चंपा और उसकी साथी दासियां अब अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ने वाली
एक नई पीढ़ी का हिस्सा बन चुकी थी। राजा, जो कभी अपनी शक्ति और प्रभाव से गर्वित था, अब अपनी खुद की गलती का शिकार हो चुका था। उसकी शक्ति और सम्मान दोनों छिन चुके थे। प्रजा, जो कभी उसके अत्याचारों के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती थी, अब उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। राजा को यह एहसास हुआ कि वह अपने ही कर्मों के कारण न केवल अपने राजमहल बल्कि अपनी सत्ता भी खो चुका था। वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रानी, जो पहले महल के भीतर के हालात से अनजान थी, अब चंपा और अन्य दासियों के विद्रोह के बारे में जान चुकी थी। वह अपनी स्थिति पर पछता रही थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जब तक वह खुद अपनी आंखें नहीं खोलती, तब तक किसी बदलाव की उम्मीद करना बेकार था। उसने राजा से अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी पछतावा अब सिर्फ एक भावना बनकर रह गई थी। बहुत देर हो चुकी थी और अब कोई बदलाव उसकी स्थिति को सुधारने के लिए नहीं आ सकता था। चंपा और अन्य दासियां एक नए राज्य में जाकर अपना जीवन फिर से शुरू करती हैं। वहां उन्हें सम्मान मिलता है और वे समाज में अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य बन जाती हैं। वे उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं जिन्होंने कभी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं किया। चंपा की कहानी अब हर उस व्यक्ति को याद दिलाती है कि साहस, एकता और आत्मसम्मान से बड़ा अन्याय समाप्त किया जा सकता है। कहानी का यह अंत एक मजबूत संदेश छोड़ता है। जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी ताकतवर शासक को उसकी गलती का एहसास करा सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता और समानता की ओर बढ़ सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से भी होता है, और जब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो किसी भी सत्ता के खिलाफ संघर्ष जीतने का अवसर होता है। समाज में समानता और आत्मसम्मान का महत्व हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। कहानी का निष्कर्ष: साहस, समानता और आत्मसम्मान के बल पर कोई भी अत्याचार और अन्याय समाप्त किया जा सकता है।